नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल के लब आजाद हैं तेरे, मैं अभिसार शर्मा। मोदी सरकार और किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा निकली और यह बातचीत की पृष्ठभूमि में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन था जो उन्होंने दिल्ली, मध्य प्रदेश और कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश, तमाम जगहों पर आयोजित किया। इस पृष्ठभूमि में आज के इस दौर की बातचीत हुई। बातचीत की इस दौर की खास बात यह थी कि किसानों ने मोदी सरकार को कन्फ्रंट किया, उनका सामना किया। किसानों ने पीयूष गोयल, नरेंद्र तोमर और सोम प्रकाश, जो कि सरकार के नुमाइंदे थे, उनसे पूछा कि अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो पंजाब में आप आड़तियों पर और हमारे समर्थकों पर रेड्स क्यों मार रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने पूछी कि आखिर मनोहर लाल खट्टर सरकार किसानों के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों कर रही है। और आप जानते हैं इन तीनों ने उसके जवाब में क्या कहा कि हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी। वाकई मुझे ये बात समझ नहीं आती कि मोदी सरकार और उसके मंत्री जो हैं वो किस दुनिया में रहते हैं, इनकी सोच क्या है, ये जो है कल्पना से भी विचित्र है। आप किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, आप किसी पर लाठियां चलवा रहे हैं, आप बाकायदा इनकम टैक्स रेड्स मार रहे हैं और आप कहते हैं कि हमारी मंशा नहीं है। आप वो तमाम चीजें कर रहे हैं जो एक अत्याचारी जो है वो पीड़ित के ऊपर करता है, और फिर आप कह रहे हैं कि हमारी मंशा नहीं है। दोस्तों, ये बातचीत इस बात की पृष्ठभूमि में भी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट 4 सदस्यों की एक समिति घोषित करती है। दिलचस्प बात यह है कि ये चारों के चारों भारतीय जनता पार्टी समर्थक और इस किसान बिल के समर्थन में है। मगर अब खबर यह आ रही है कि उन 4 में से कई लोग शर्मिंदा होने लगे हैं और इसकी शुरुआत हो गई है क्योंकि भूपिंदर सिंह मान, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, इन्होंने यहां से इस्तीफा दे दिया और अपना नाम पीछे खींच लिया। और मुझे यह पता चल रहा है कि इनमें से कुछ और भी इस समिति से अपना नाम विथड्रॉ करा सकते हैं, शर्मिंदा होकर। और शर्मिंदा होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए हकीकत यह है कि अगर आप एक कमेटी बना रहे हैं जिस पर किसान को भरोसा नहीं है, जिसकी मांग किसान ने नहीं की, तो जाहिर सी बात है उस समिति में आपको यह प्रमाण देना चाहिए कि आप ऐसे लोग रख रहे हैं जिसमें एक बैलेंस हो। यानी कि हो सकता है कुछ इस बिल के समर्थन में हो और कुछ इसके खिलाफ हो, ताकि एक बहुत अच्छा तालमेल बने। मगर जिस तरह से चारों के चारों प्रो गवर्नमेंट, प्रो बीजेपी, प्रो फार्म बिल्स थे, इससे स्पष्ट हो जाता है कि कहीं ना कहीं ये एक तरह का छलावा था। और मुझे याद है कि शेतकारी संगठन के अनिल घनवात से जब आज तक के कार्यक्रम में किसान नेता पुष्पेंद्र सिंह ने पूछा कि आपको किसने बुलाया, किसने समर्थन, आपको किसने जो आपसे संपर्क साधा था, इनके पास कोई जवाब नहीं था। ये कैमरे की तरफ देखकर जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। इतना बड़ा छलावा है ये समिति जो कि सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त की है, और वो समिति अब बिखरने भी लगी है। बातचीत का ये दौर एक बार फिर बेनतीजा हुआ है। शुक्र यह है कि अब अगले दौर की बातचीत एक हफ्ते बाद नहीं बल्कि 19 तारीख को है। और आप जानते हैं इसकी पृष्ठभूमि में हो ये रहा है कि किसान जो है वो जबरदस्त शीतलहर का सामना कर रहा है। उत्तर भारत में नए सिरे से एक शीतलहर आई है। दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में रात का जो तापमान है वो 1 या 2 डिग्री है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे जो अन्नदाता हैं वो किन हालात में जी रहे होंगे। वो अन्नदाता जो है वो नाराज है क्योंकि उसको अब भी बदनाम किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार यह एफिडेविट जारी कर देती है कि इस आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है। इसकी चर्चा मैं आगे जाके करूंगा, मगर इससे पता चलता है कि सरकार सिर्फ एक छलावा कर रही है। उसको यह डर है कहीं यह आंदोलन इतना ना बड़ा हो जाए कि उसके वोट्स पर असर पड़े, क्योंकि आप जानते हैं यह सरकार जो है सिर्फ वोट्स की सोचती है। कार्यक्रम में मैं आपको आगे भी जाकर बताऊंगा कि आखिर ये किसान अडानी अंबानी, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी से नाराज क्यों है। इस सरकार के अंतर्गत किस तरह का फायदा इन धन्ना सेठों को मिलता है, ये मैं आपको आगे जाके बताना वाला हूं। उसके लिए आपको लगातार मेरे साथ जुड़े रहना पड़ेगा। तो बोल के लब आजाद है तेरे में इस वक्त की जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं वो ये कि बातचीत जो है वो फिर से बेनतीजा हुई है। इस बीच कांग्रेस जो है बहुत जोरों शोरों के साथ इस मुद्दे पर उसने आंदोलन शुरू कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे यहां पर राजनीतिक मौका दिखाई दे रहा है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि गोदी मीडिया ने भी बहुत ही गंदा और घटिया प्रोपेगेंडा जो है किसानों के खिलाफ चलाना शुरू कर दिया है। यानी कि
अब तक जैसे मैंने कहा ना कि मैं अक्सर कहता रहा हूं कि अब तक छात्रों को टारगेट किया जाता था, मुसलमानों को टारगेट किया जाता था, उदारवादियों को टारगेट किया जाता था, अब इनके निशाने पर किसान भी हैं। मगर अब मैं आपको लेकर चलना चाहूंगा, यह बताना चाहूंगा कि आखिर आज इस मुद्दे पर कांग्रेस किस तरह से सक्रिय रही। बोल किलब आजाद है तेरे, बोल ज़बां अब तक तेरी है। सच तो यह है कि किसान वाले मुद्दे से मोदी सरकार बुरी तरह से बौखलाई हुई है। यही वजह है दोस्तों कि शुरू से ही सबसे पहले तो इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई और उसके बाद उससे संवाद तो किया गया, मगर फिर आप सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल करते हो कि इस आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है। और इस मुद्दे को समझ रही है मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस। और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहली बार इस मुद्दे पर जमीन पर उतरे हैं और आज धरना प्रदर्शन जो है दिल्ली में, मध्य प्रदेश में और कई राज्यों में कांग्रेस ने आयोजित किया। इन तस्वीरों में देख सकते हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहुंचे हैं सिविल लाइंस, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के घर के सामने धरना देने। अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से वो पहुंचे हैं जंतर मंतर, जहां अरसे से पंजाब के कई सांसद जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मौके पर राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात की, एक संबोधन भी दिया और उन्होंने कहा कि इन 3 कानूनों का मकसद सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाना है और किसान को बर्बाद करना है। क्या कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। ये कानून किसान की मदद करने के कानून नहीं है, ये कानून किसान को खत्म करने का कानून है। और अंबानी और अडानी को जो किसान का है वो दिलवाने के लिए कानून बनाए गए। और आप जानते हैं कि जब वो तमिलनाडु गए थे तब भी उन्होंने सख्त शब्दों में कहा था कि कुछ भी हो जाए मोदी सरकार को इन बिलों को वापस लेना ही होगा। क्या कहा राहुल गांधी ने, फिर सुनिए आप। आई एम very proud of what the farmers are doing, and I fully support the farmers, and I will continue to stand with them. I raised their issue in a yatra in Punjab, and we will continue to do it. Mark my words, take it from me, these laws, the government will be forced to take them back. Remember what I said. Thank you. दोस्तों, एक बहुत ही अजीबोगरीब इत्तेफाक है। एक तरफ केंद्र सरकार जो है वो हलफनामा दाखिल करती है सुप्रीम कोर्ट में कि इस आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है, फिर आप 9वें दौर की बातचीत भी करते हैं किसानों के साथ, और फिर समानांतर स्तर पर मानो एक क्यू ले लिया हो उन्होंने केंद्र सरकार के उस हलफनामे से, तमाम जो गोदी मीडिया चैनल्स हैं फिर से उन्हें खालिस्तानी बताना शुरू करते हैं। क्यों? उसकी वजह यह है कि किसानों ने लोहड़ी के दिन जो 3 बिल्स हैं उसे जलाने का एक तरह से फैसला किया था, जैसे कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, आप इस न्यूज़ चैनल के इस प्रोपेगेंडा को देखिए, क्योंकि उन्होंने बाकायदा पूरा इस पर एक शो किया था और पूरा प्रोपेगेंडा किया था। फिर वही मृत्यु गीत, मोदी मर जा तू, जगह सिंघू बॉर्डर, मौका लोहड़ी का। लोहड़ी को नए साल की आर्थिक शुरुआत मानते हैं किसान। किसानों के नाम पर लोहड़ी जलाकर मोदी के मरने की कामना क्यों? मोदी के लिए मृत्यु गीत गाने वाले किसान या खालिस्तानी? और दिलचस्प इत्तेफाक यह है कि जिस पत्रकार ने राजनाथ सिंह से इंटरव्यू किया था और उसमें उन्होंने कहा था कि भाई आपके ही सरकार के कई जो नेता हैं वो किसानों को खालिस्तानी बताते हैं, वही पत्रकार एक न्यूज़ चैनल पर बैठकर कहती है कि जिस तरह से किसान जो हैं वो किसान बिलों को जला रहे हैं और उसके बाद उन्होंने मोदी के बारे में अपशब्दों का इस्तेमाल किया, ये लोग तो खालिस्तानी हुए ना। अजीबोगरीब बात नहीं लगती आपको? एक तरफ आप सरकार के रक्षा मंत्री से पूछ रहे हैं सवाल कि आपके नेता उनको खालिस्तानी बताते हैं, और दूसरी तरफ आप वही बात एक न्यूज़ चैनल में जाके कह रहे हैं। आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर गाली देना, अगर बदमिजाजी करना एक पैमाना होता किसी को खालिस्तानी या आतंकवादी बताने का, तो भारतीय जनता पार्टी के तो आधे से ज्यादा नेता आतंकवादी होते। क्या आप भूल गए कि कठुआ में एक 8 साल की मासूम के साथ रेप होता है और उनके 2 मंत्रियों ने बाकायदा बलात्कारियों के पक्ष में रैली निकाली थी? उससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है?
हाथरस की गुड़िया के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या हो जाती है और परिवार को लगातार जो है यातना वहां की सरकार देती है। और क्या मुझे आपको बतलाने की जरूरत है कि किस तरह का गाली गलौज भारतीय जनता पार्टी के नेता आमतौर पर करते हैं? तो क्या हम उन्हें आतंकवादी बता दें? मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए उन किसान महिलाओं ने किया, मैं इसकी आलोचना करता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर आपको यह समझना होगा इसकी जिम्मेदारी भी काफी हद तक गोदी मीडिया के माथे पर है। किसान सिंघू बॉर्डर पहुंचा भी नहीं था और तुम लोगों ने उन्हें आतंकवादी बताना शुरू कर दिया था, खालिस्तानी बताना शुरू कर दिया था। यह कहां की इंसानियत है? उन्हें मौका तो दो अपनी बात रखने का। उन्हें पहले से ही बदनाम किया गया और फिर आप उन्हें लगातार बदनाम करते रहो। 60 से ज्यादा किसान उनकी आंखों के सामने मर चुके हैं। प्रधानमंत्री ने उस मुद्दे पर अब तक एक शब्द नहीं कहा। वो अपने सामने तमाम चीजें देख रहा है। किसान वहीं सिंघू बॉर्डर पर खड़े खड़े आत्महत्या कर रहा है। क्या सरकार में या गोदी मीडिया में किसी का दिल पसीज रहा है? आप उसे लगातार बदनाम कर रहे हैं, उसे गाली दे रहे हैं। और इस आक्रोश में, इस फ्रस्ट्रेशन में वो किसान क्या करेगा, मैं आपसे जानना चाहता हूं। वो भी तो इंसान है ना। और इंसान क्या करता है? देखिए, जब इंसान को आप लगातार टारगेट करते हैं, उसे लगातार आप निशाना बनाते हैं, तो उसके भी तो सब्र की सीमा होती है या नहीं? होती है ना। सबसे पहले उस किसान को इंसान के तौर पर लीजिए, इंसान की तरह उसके साथ बर्ताव कीजिए, क्योंकि धन्ना सेठों के साथ आप क्या करते हैं वो तो हम सब देख रहे हैं। किसान को आप लगातार बदनाम करते हैं। और आपको क्या लगता है वो किसान गौतम अडानी, अंबानी को आखिर क्यों टारगेट कर रहा है? उसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आज इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर जाइए। वो खबर जो 27 मार्च 2019 को न्यूज क्लिक के रवि नायर आपके सामने पहले ही ला चुके हैं। मगर क्या कहता है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आपके स्क्रीन पर? और यही खबर 27 मार्च 2019 को न्यूज क्लिक के रवि नायर ने की थी। यह खबर यह कहती है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 2014 के बाद गौतम अडानी को भारत के अंदर 6 हवाई अड्डों की जिम्मेदारी मिल गई है। उसके रखरखाव, उसकी तमाम चीजों की जिम्मेदारी, यानी कि 6 एयरपोर्ट्स कैसे चलाए जाएं, इसकी जिम्मेदारी गौतम अडानी के हाथ में है। क्या आप जानते हैं इस बात को लेकर किसी और ने नहीं बल्कि सरकार के अंदर वित्त मंत्रालय और नीति आयोग ने किया था? यह कहती है इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट। और यही रिपोर्ट थी न्यूज क्लिक की जो हमने की थी 27 मार्च 2019 को। और यह रिपोर्ट क्या कहती है मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर इंडियन एक्सप्रेस और न्यूज क्लिक दोनों की रिपोर्ट्स। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने क्या कहा था यह मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये 6 हवाई अड्डे परियोजनाएं अत्यधिक पूंजी वाली परियोजनाएं हैं, यानी कि बहुत पैसा इसमें लगा हुआ है। इसलिए बड़े वित्तीय जोखिम और परफॉर्मेंस के मुद्दे को तथ्य देते हुए इस खंड में शामिल करने का सुझाव किया गया है कि एक बोली लगाने वाले को 2 से अधिक हवाई अड्डे नहीं दिए जाएंगे। उन्हें विभिन्न कंपनियों को देने से यार्डस्टिक प्रतिस्पर्धा भी आसान होगी। 2 चीजें यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने कही थी। पहला कि एक कंपनी को 2 से ज्यादा आप मत दीजिए हवाई अड्डे, और अगर आप ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को हवाई अड्डे देंगे तो इसमें कंपटीशन बढ़ेगा। यह सरकार के अंदर यानी कि वित्त मंत्रालय ने नसीहत दी थी। उसके बाद अपने तर्क को समर्थन देने के लिए डीईए यानी कि वित्त मंत्रालय ने कहा कि दिल्ली और हवाई अड्डे, इन दोनों जगहों पर जो बोलीदाता था यानी जो बिडर था वो जीएमआर नाम की कंपनी थी, मगर उसे दोनों हवाई अड्डे नहीं दिए गए। साथ ही उन्होंने जिक्र किया दिल्ली में जो बिजली का प्राइवेटाइजेशन हुआ है, दिल्ली का जो बिजली का जो निजीकरण हुआ है, इसे दिल्ली के बिजली वितरण के निजीकरण के लिए भी संदर्भित किया गया था। दिल्ली विद्युत वितरण निजीकरण के मामले में शहर को 3 क्षेत्रों में बांटा गया और 2 कंपनियों को दिया गया। यह बात कोई और नहीं बल्कि वित्त मंत्रालय कह रहा था। और नीति आयोग ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर? पर्याप्त तकनीकी क्षमता की कमी वाले बोलीदाता यानी बिडर परियोजनाओं को खतरे में डाल सकते हैं और उन सेवाओं की गुणवत्ता से समझौता कर सकते हैं जो सरकार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि इनके पास पूरी टेक्निकल जो क्षमता है वो नहीं है, बावजूद इसके
इन्होंने 6 के 6 हवाई अड्डे जो हैं वो अडानी को दे दिए। न्यूज़ क्लिक ने क्या रिपोर्ट की थी 27 मार्च 2019 को, वो भी आपको पढ़ के सुना रहा हूं। न्यूज़ क्लिक द्वारा एक्सेस किए गए दस्तावेजों के अनुसार मोदी सरकार ने एएआई के स्वामित्व वाले और संचालित 6 हवाई अड्डों के निजीकरण के अपने निर्णय पर पहुंचने के दौरान विभिन्न कानूनों और प्रक्रियाओं का उल्लंघन किया। इसके अलावा वित्त मंत्रालय और नीति आयोग में आर्थिक मामलों के विभाग यानी डीईए, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूं, द्वारा बोली प्रक्रिया के तकनीकी, वित्तीय और कानूनी पहलुओं पर की गई अनदेखी को नजरअंदाज किया गया। इसके बजाय ऐसी स्थितियां स्थापित की गईं जो स्पष्ट तौर पर अडानी ग्रुप का समर्थन करती हैं। यानी कि मोदी सरकार साफ तौर पर अडानी ग्रुप को हाथों हाथ ले रहा था। उसकी अपनी सरकार के अंदर विभाग जो हैं वो कह रहे थे कि आप ऐसा मत कीजिए। किसान ये सब देख रहा है। किसान अनपढ़ नहीं है और वो देख रहा है कि गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी एक तरह से सरकार के अंदर किस तरह की तरक्की कर रहे हैं। और अगर वो ये मुद्दा उठाए तो क्या गलत कर रहा है, और अगर वो ये मुद्दा उठाए तो गोदी मीडिया को आखिर क्या दिक्कत होती है। किसान की नाराजगी इस बात की है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर महिला किसानों के ऊपर भी सवाल उठाए जाते हैं। जी हां, चीफ जस्टिस बोबडे कहते हैं कि ये महिलाएं क्या कर रही हैं, ये बच्चे और बुजुर्ग क्या कर रहे हैं, जबकि महिला किसानों का कहना है कि हम पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन कर रहे हैं, आप हमारी तौहीन करना बंद कीजिए। और क्या आप जानते हैं कि महिला किसानों ने चीफ जस्टिस बोबडे को एक खत लिखा है जो आपके स्क्रीन पर है। माननीय मुख्य न्यायाधीश जी, महिलाओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट में की गई टिप्पणी उनकी तौहीन है। महिलाएं कृषि के क्षेत्र में अहम दावेदार हैं, ऐसा कहकर कृषि के क्षेत्र में उनके संघर्ष का मजाक उड़ाया गया है। यानी कि जो बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई, महिलाएं कृषि आंदोलन का दिल और आत्मा हैं और उनकी भूमिका पर सवाल उठाना निहायत ही शर्मनाक है। महिला किसान भाषण आयोजित करती हैं, पत्रकार वार्ता आयोजित करती हैं, बीमारों के लिए दवा का इंतजाम करती हैं और पुरुषों के साथ मिलकर खाना बनाती हैं। ये प्रदर्शन स्थल न सिर्फ कृषि कानूनों के खिलाफत का केंद्र बन गया है, बल्कि महिला सशक्तिकरण और बराबरी की जगह बनकर उभरी है। दोस्तों, ये ओपन लेटर सुप्रीम कोर्ट को महिला किसानों ने लिखा है। कितना पावरफुल लेटर है, कितना ताकतवर इसमें एक संदेश है कि आप इस तरह से तौहीन मत कीजिए। मुझे कहने में बिल्कुल भी हिचक नहीं है दोस्तों कि किसान आंदोलन कहीं ना कहीं सत्याग्रह के मायनों को बदल रही है। जी हां, एक सत्याग्रह हमने आज़ाद भारत के लिए जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके लिए देखा था, और अब सिंघू बॉर्डर पर जिस तरह से किसान बैठा हुआ है, जिस तरह से वो अपने बात रखने की कोशिश कर रहा है, बावजूद इसके कि प्रचार तंत्र उसके खिलाफ है। क्योंकि दोस्तों, दिक्कत क्या है, अब तक हम क्या सोच रहे थे कि गोदी मीडिया या भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र सिर्फ जेएनयू को बदनाम कर सकता है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बदनाम कर सकता है, जामिया मिलिया इस्लामिया को बदनाम कर सकता है, मुसलमानों को बदनाम कर सकता है नागरिकता बिल के बहाने। हमने कभी ये नहीं सोचा था कि किसान जो हमारा अन्नदाता है उसे भी बदनाम किया जा सकता है। वाकई इस आंदोलन के बहाने गोदी मीडिया कतई नंगई पर उतर आई है। और मैं नहीं जानता हूं दोस्तों कि ये पत्रकार, ये एंकर्स, ये संपादक घर में जाकर अपने बीवी बच्चों का किस तरह से सामना करते होंगे। क्योंकि अगर आप किसानों के लिए इस तरह के अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक पूरी भीड़ खड़ी कर रहे हैं, तो मैं नहीं जानता हूं दोस्तों कि आप इस देश में किस तरह का निज़ाम चाहते हैं, किस तरह का माहौल चाहते हैं। यह अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। तो बोल के लब आजाद है तेरे में, बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।